प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि अभी कोरोना महामारी के कारण से लॉकडाउन चल रहा है और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आपको घर पर ही कुछ अध्ययन की सामग्री मिलती रहे ताकि आपके अध्ययन की जो गति है वो बनी रहे और उसमें निरंतरता रहे, एक उसमें बीच में रुकावट नहीं आए। तो कक्षा षष्ठी की विज्ञान विषय के लिए आपके लिए एक पाठ आज प्रस्तुत किया जा रहा है। अगले सत्र 2020-21 के लिए विज्ञान विषय में पुस्तकों में परिवर्तन हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विज्ञान विषय की नई पुस्तक है और जो कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार अगले सत्र से ये पुस्तक हमारे काम में आएगी। तो कक्षा षष्ठी का जो प्रथम पाठ है वो भोजन से संबंधित है। पाठ का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। भोजन से हम सभी परिचित हैं, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं है और हम सब जानते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए भोजन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। भोजन के बिना व्यक्ति या कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आपने आज क्या भोजन किया, कल आपने क्या भोजन किया था, हम नित्य एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। बदल बदल कर हम भोजन में विविधता लाते हुए हम ग्रहण करते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि भोजन प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार भारत के लोग अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। हमारा भारत एक विशाल देश है और उसमें विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती है, विभिन्न प्रकार की लोगों की अलग अलग प्रांतों की विशेषताएं हैं और उसी विशेषताओं के अनुसार उनका भोजन अलग अलग होता है। जैसे हम उत्तर भारत में निवास करते हैं तो हमारे यहाँ रोटी एक मुख्य भोज्य पदार्थ है और यदि हम दक्षिण में जाएंगे तो फिर दक्षिण में चावल उनका एक मुख्य भोज्य पदार्थ है। तो पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में हमें दो पदार्थ या उससे अधिक पदार्थों की या संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे हम एक भोज्य पदार्थ का उदाहरण लेंगे, रोटी। रोटी बनाएंगे तो उसमें हमें दो पदार्थ, आटा व जल की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से यदि हम सब्जी और दाल बनाएंगे तो फिर हमें उसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें कच्ची सब्जी या कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और अन्य मसाले, इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो भोजन के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उनके स्रोत यानी है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो भोजन के दो स्रोत हैं, एक तो पादप और दूसरा जंतु। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, गेहूँ, चावल, ये सब हमें पादपों से प्राप्त होते हैं और दूसरी ओर कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब आप इस चित्र में देखिए कि किस प्रकार से एक खेत दिखाया गया है। खेत में फसल लगी हुई है और उसके अगले चित्र में फसल तैयार होने के बाद में
फसल को काटा गया है और उससे जो अनाज प्राप्त हुआ है उस अनाज को एकत्र करके और यहाँ से उसका परिवहन किया जा रहा है। और ये जो खाद्य पदार्थ हैं इसमें जैसे हमने चर्चा की थी, इसमें 2 या उससे ज़्यादा संगठक या उसमें पदार्थों की आवश्यकता रहती है। तो एक सारणी में हम उसको देखते हैं। एक खाद्य पदार्थ है इडली। इडली ये दक्षिण भारत में विशेष रूप से खाया जाता है। अब इसकी कच्ची सामग्री और उसके स्रोत हम देखेंगे। इडली के लिए जो मुख्य कच्ची सामग्री है वो है चावल, उड़द की दाल और उसके बाद में नमक और जल की इसमें आवश्यकता रहती है। तो चावल इसका स्रोत हमें पौधों से मिलता है, यानी इसका स्रोत पादप हो गया। अब एक दूसरा खाद्य पदार्थ देखते हैं हम, चिकन करी। चिकन जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको चिकन कहा जाता है। तो उसके लिए अब चिकन इसका स्रोत हो गया जंतु और उसके लिए मसाला, तेल, घी, जल। तो तेल और घी इसका स्रोत हो गया पौधे और जंतु से मिलता है। अब यानी सरसों का तेल होगा तो उसका स्रोत पौधा हो गया और यदि घी निकालेंगे तो उसका स्रोत जंतु हो गया, क्योंकि घी हमें गाय या भैंस के दूध से प्राप्त होता है। अगला खाद्य पदार्थ है खीर। खीर के लिए हमें दूध की आवश्यकता रहेगी, तो दूध का स्रोत हो गया जंतु। चावल की आवश्यकता रहेगी, चावल का स्रोत हो गया पौधा। चीनी की आवश्यकता रहेगी तो चीनी का स्रोत भी पौधा हो गया। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हमें ये जानकारी मिलती है कि पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे और अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। जांतव उत्पाद का मतलब हो गया जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद है। गाय, बकरी, भैंस और अन्य दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं और दूध और विभिन्न दूध के उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग पूरे विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अब कुछ और भी ऐसे जंतु हैं जो हमें दूध देते हैं, गाय, भैंस, बकरी के अलावा। तो वो आपके लिए एक प्रकार का प्रश्न है कि आप ध्यान करें, सोचें कि और कौन से जंतु है जो कि हमें दूध देते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ये हमारा अगला टॉपिक है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है और हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे हम कुछ ऐसी सब्जियां खाते हैं जिसकी पत्तियों का उपयोग हम खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। कुछ ऐसे पौधों का उपयोग करते हैं जिसके फल को हम भोजन के रूप में खाते हैं। कई ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ का हम उपयोग करते हैं। तो हम कभी तना, तो कभी पुष्प, कभी जड़, कभी पत्ती, इनको हम भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सीताफल, जिसको हम काशीफल भी कहते हैं, उसके जो फूल है उसको चावल की पिट्ठी यानी चावल का घोल, उसमें डुबोकर उसकी तलकर उसकी पकौड़ी बनाई जाती है। अब कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, तो उस बीज का उपयोग तेल के रूप में हो गया। और सरसों की पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो सरसों की पत्ती और सरसों के बीज, ये उसके दोनों भागों का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। ये एक आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें ये सरसों का एक चित्र दिखाई दे गया है। उसमें ऊपर का पुष्प है और ये इसमें तना दिखाई दे रहा है, इसकी पत्ती और ये कली और नीचे इसकी जड़ें हैं। तो इस प्रकार से एक सारणी के रूप में
हम ऐसे तैयार कर सकते हैं एक सारणी कि जिसमें भोजन के रूप में पौधे के भाग और उनका हम किस किस प्रकार से उपयोग करते हैं। अब अगले क्रियाकलाप के लिए हम चलते हैं। जैसे मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लेंगे हम, और इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में, किसी कटोरी में रख सकते हैं, किसी और बड़े पात्र में रख सकते हैं, डाल देंगे और एक दिन के लिए उनको छोड़ देंगे, 24 घंटे के लिए। अगले दिन उनमें से जल को पूरी तरह से निकाल देंगे। मान लीजिए हमने मूंग लिया है या चना लिया है, उसको हमने 24 घंटे के लिए पानी में डाल के रखा, और फिर अगले दिन उसका पूरा पानी हमने बाहर निकाल दिया, और बीजों को हमने उस बर्तन में ही पड़ा रहने देंगे, और उसके बाद में एक गीला कपड़ा लेकर और उसमें लपेटकर उन बीजों को एक तरफ हम रख देंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि अगले दिन आपको उसमें बीजों में एक परिवर्तन दिखाई देगा। ये इसमें मूंग दिखाई दे रहे हैं, ये सूखे मूंग है, और उसके बाद में इस प्रकार से उसकी जब भिगोने के बाद में 24 घंटे पानी में रहेंगे और फिर उसको हम गीले कपड़े में डाल के रख देंगे, तो उसके अगले दिन इस प्रकार की रचना होगी। इस जो इसमें सफ़ेद तंतुओं के रूप में जो एक छोटी संरचना इनमें से निकली हुई दिखाई दे रही है, तो इनको कहेंगे कि इन बीजों में से जो सफ़ेद सी संरचना बाहर आई है, तो उसको हम नाम देंगे अंकुरण, या कहेंगे कि ये बीज अंकुरित हो गए हैं। तो ये जो बीज अंकुरित हुए हैं और इनमें एक छोटी सी सफ़ेद अपने को रचना दिखाई दी गई है, उन अंकुरों को सावधानी से धोकर इनको खाया भी जा सकता है, उबाल भी सकते हैं, और इनमें से कुछ मसाले मिलाकर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार उससे तैयार हो जाता है। अब ये दूसरा चित्र है जिसमें ये चने दिखाई दिए गए हैं, और इसमें चनों को हमने भिगो दिया और उसके बाद में 24 घंटे के बाद में निकाला, तो ये चनों का अंकुरण दिखाई दे रहा है। आप शहद से परिचित हैं, आपको जानकारी है कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है। आप में से ऐसे बहुत से छात्र होंगे जिन्होंने मधुमक्खी का छत्ता देखा है। तो मधुमक्खियाँ फूलों से जो मीठा रस इकट्ठा करती है, तो ये जो मीठा रस है उसको कहा जाता है मकरंद, और हम उसको शहद के रूप में भी कहते हैं। तो मधुमक्खियाँ फूलों से ये मीठे रस मकरंद को इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में इसको भंडारित करती है। ये मधुमक्खी का छत्ता आपके सामने दिखाई दे रहा है। छत्ते से बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मधुमक्खी अपने शत्रु पर बहुत ही तेज़ी से हमला करती है और उससे हमें शारीरिक रूप से नुकसान हो सकता है। तो ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये फूलों से रस इकट्ठा करती है, मकरंद इकट्ठा करती है, और फिर उसको अपने छत्ते में भंडारण कर लेती है। पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सकता है, और ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में हम उपयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि जंतु क्या खाते हैं। आपने अपने घर में कोई ऐसे पालतू पशु आपने देखे हैं, और कई ऐसे पशुओं का पालन भी करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली है, या गाय है, भैंस है, बकरी है। तो ये क्या क्या खाते हैं इनके बारे में हमें जानकारी है, आप पता लगा सकते हो। लेकिन इसके अलावा और भी जानवर जैसे गिलहरी है, कबूतर है, छिपकली है, ये छोटे से छोटे कीट को खा जाते हैं, और आपने इनको इस प्रकार से खाते हुए देखा भी होगा। अब ये गिलहरी का चित्र दिखाई दे रहा है, और गिलहरी किस प्रकार से अपने लिए भोजन प्राप्त कर रही है। अब अगली एक सारणी आप देखिए, जिसमें पहले जीव का नाम दिया गया है और उसके बाद में खाए जाने वाला भोजन उसके आगे बताया गया है।
भैंस है तो भैंस घास खाती है, खली है, भूसा है, अनाज है, पत्ती है। बिल्ली है, छोटे छोटे जंतुओं को खा जाती है, छोटे पक्षियों को, दूध को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है, रोटी भी खा लेती है। इसी प्रकार से चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, तो ये किस किस प्रकार से भोजन का उपयोग करते हैं, ये आपको इसकी जानकारी करनी है। अब जब आप ये जानकारी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम दो प्रकार के वर्ग इसमें बनाएंगे। एक तो वर्ग बनेगा शाकाहारी जंतुओं का, यानी ऐसे जंतु जो पौधे और पादप या उसके उत्पाद का प्रयोग करते हैं, उन्हें कहेंगे शाकाहारी जंतु। लेकिन कई ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इनको दूसरे वर्ग में रखेंगे और इन प्राणियों को कहेंगे मांसाहारी जंतु। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, इनके लिए एक तीसरा वर्ग रखेंगे, इन्हें कहेंगे सर्वाहारी जंतु। तो हमारे सामने तीन प्रकार के जंतुओं के वर्ग आ गए। पहला शाकाहारी जंतु, दूसरा मांसाहारी जंतु और तीसरा सर्वाहारी, पौधा या उसके बने उत्पाद भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले शाकाहारी जंतु, और जंतुओं या छोटे प्राणियों को किसी दूसरे प्राणी का उपयोग भोजन के रूप में करने वाले मांसाहारी जंतु, और पादप और जंतु इन दोनों का उपयोग करने वाले सर्वाहारी जंतु कहलाएंगे। अब जैसे अगली सारणी है इसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जैसे गाय है, गाय शाकाहारी जंतु है, शेर मांसाहारी है, और कौवा ऐसा है जो कि सर्वाहारी है। ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। अब हम में से ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिलता। भारत में ऐसे लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में है जिनको दोनों समय का भोजन पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है। तो देश में अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सके, यह पर्याप्त इसके लिए नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने होंगे जिससे ये सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से मिल सके। तो इस प्रकार से ये भोजन के विषय में एक पाठ था। तो ये पाठ हमारा भी पूरा हुआ है। इस पाठ में जो प्रमुख शब्द आए हुए हैं, संघटक यानी एक ऐसा पदार्थ जो कई पदार्थों से मिलके बना होता है। तो उस मूल पदार्थ में जो कई पदार्थ शामिल होते हैं, उन पदार्थों को संघटक कहते हैं। खाद्य जो खाने योग्य हो, मकरंद फूलों का रस, अंकुरित बीज, बीज को हमने पानी में डाल के रख दिया या बीज को हमने मिट्टी में दबा दिया, उसके बाद में उसमें से जो एक रचना निकलती है उसको हम कहेंगे अंकुरण, और उस बीज को जिसमें से रचना निकली हुई है उसको अंकुरित बीज कहेंगे। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। पौधे या पादप को ग्रहण करने वाले शाकाहारी, जंतुओं को ग्रहण करने वाले मांसाहारी, और पादप और जंतु दोनों को ग्रहण करने वाले सर्वाहारी कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक आपका कक्षा षष्ठी का पहला पाठ अभी आपके सामने इसको प्रस्तुत किया गया था। इसको आप ठीक प्रकार से इसको आप याद कीजिए, इसको देखिए, और उनमें से आपको कुछ लगता है तो उसमें से आप कुछ बातों को नोट भी कर सकते हैं। और जो अगला दूसरा जो वीडियो उसमें आपके सामने आएगा, तो इस पाठ के अंदर से आप में से इनमें से जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।